अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 13 ठीक है एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ completed सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर दैट इज़ ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस आप चैप्टर नंबर 2 का नाम है जो आज हम लोगों ने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। First of all, in this lesson, we will discuss about the homeostasis and general concepts in homeostasis. Homeostasis is derived from the two Greek words that are homeo means similar and the stasis means stable. It means the homeostasis means the stable in our bodies. ठीक है, stability, balance in our bodies. Stasis का मतलब होता है बैलेंस या स्टेबल करना किसी चीज़ को। डायरेक्ट होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले ठीक है मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल्स के ज़रिए से होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अब देखें बेटा, जब कोई इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है ठीक है, जैसे हमारा जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है, कभी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कभी कम होता है। ठीक है, तो जब कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो जाता है तो हमारी जो बॉडी है उसका ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे पहले उस चेंज को फील करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बाहर सर्दी है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट कोल्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो उस चेंज को, उस कोल्डनेस को फील करेगा। तो डेफिनेटली स्किन वो ऑर्गन है जो कि उस कोल्डनेस को सबसे पहले जो है वो क्या करेगा, फील करेगा। ठीक है, अब स्किन ने तो फील कर लिया, उसका काम हो गया ख़त्म। अब क्या होता है कि जो स्किन है वो फील जो करता है वो अपना मैसेज लेकर जाती है स्किन ब्रेन तक। ठीक है, उसके बाद का जो सारा काम है, मैकेनिज़्म है, वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ठंड हो रही है तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी ने कुछ ऐसा करना है जिससे हमें वार्मनेस महसूस हो, हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, जब स्किन फील करती है कोल्डनेस को, वो स्किन ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती है, तो ब्रेन हमारे मसल्स को एक्टिवेट करता है। मसल्स क्या करते हैं, वो शिवरिंग कॉज करते हैं। शिवरिंग के नतीजे में हमारी जो बॉडी होती है वो वार्म अप हो जाती है, बॉडी जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है, तो उससे जो कोल्ड का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल है, अगर बाहर कंडीशन अब हॉट हो जाए तो क्या होता है, हॉट हो जाए तब भी वही होता है कि सबसे पहले स्किन उस चीज़ को फील करेगी। ठीक है, स्किन अपना मैसेज ब्रेन तक लेके जाएगी, ब्रेन एज ए कंट्रोल सिस्टम काम करेगा और मैकेनिज़्म को कंट्रोल करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो ब्रेन जो है उन स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। स्वेट बेटा कहते हैं पसीने को। ठीक है, जो हमारी बॉडी में पसीना आता है, तो पसीना जब आता है तो आप लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ठीक है, तो ये इससे क्या हमें समझ आती है, इससे हमें ये समझ आती है कि इन्वायरमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप को बैलेंस करती है। मतलब ये कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो हमारी बॉडी भी अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग स्टेबल करती है। तो ये सारा जो मैकेनिज़्म होता है इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब हमने ये देखना है इस स्लाइड में कि होम्योस्टेसिस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन इन्वायरमेंट, जो चेंज आया उसमें वो बेशक हॉट था या कोल्ड था। ठीक है, चेंज आया इन्वायरमेंट के अंदर, वो जो चेंज है उसको हमने कहा ये है स्टिमुलाई। ठीक है, उसके बाद ब्रेन तक मैसेज गया था ना, तो ब्रेन क्या कहलाता है, कंट्रोल सेंटर। उसके बाद स्किन। ठीक है, अब स्किन ने वो जो चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर वो स्किन फील करता है ना, तो स्किन क्या होता है, वो एक तरह से कोई चीज़ रिसीव कर रहा है। ठीक है, चेंज को रिसीव कर रहा है, तो स्किन को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मसल्स क्या करते हैं, ब्रेन अब मसल्स को एक्टिवेट करता है और मसल्स उसके नतीजे में कोई ना कोई इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, इस वजह से हम मसल्स को बोलते हैं इफ़ेक्टर। उसके बाद मसल्स बेटा इन द केस ऑफ कोल्ड कंडीशंस थे, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स इन द केस ऑफ हॉट कंडीशंस थे, और स्वेट ग्लैंड्स भी एज ए इफेक्टर काम करते हैं। अब बेटा जितना भी हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा है ना, ठीक है, कोल्ड की एग्जांपल पढ़ी और हॉट की एग्जांपल पढ़ी, हॉट कंडीशंस की, तो ये सारा जो प्रोसेस था ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर को स्टेबल कर रहा है। ऐसे ही है ना, कोल्ड भी तो टेम्परेचर है। ठीक है, तो कोल्ड या हॉट जब दोनों टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो उस वक्त ये जो सारा प्रोसेस होता है मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस का, वो एक्चुअली टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है,
तो अब ये जो टेम्परेचर को बैलेंस करने का प्रोसेस है ना, सिंपली उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज चेंजिंग। अब क्या होता है इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन, थर्म का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना या फिर बैलेंस करना। जब हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, ये ज़्यादा गर्मी होती है, ये ज़्यादा सर्दी आ जाती है, तो उस वक्त हमारी जो बॉडी है उसका इंटरनल टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ये मेंटेन होता है। तो इस ऑर्गेनिजम्स की इस एबिलिटी को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये भी होम्योस्टेसिस का ही एक मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। जिस तरह से हम लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे फ्लूइड्स हैं या वाटर है या साल्ट बैलेंस है, ये जब बॉडी के अंदर कंट्रोल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। जैसे कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसनट्रेशन। वही बात कि सॉल्ट्स और वाटर की जब कंसनट्रेशन को हम लोग बॉडी के अंदर चेंज करते हैं या मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उस वक्त जो होता है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन। और ये भी होम्योस्टेसिस का एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का वो क्या है, एक्सक्रीशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है, जब हम लोग अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। अब बेटा जो एक्सक्रीशन है वो भी तो एक तरीका है ना बॉडी को स्टेबल करने का। जाहिर सी बात है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उस चीज़ को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये भी एक मेथड है बॉडी को रेगुलेट करने का, स्टेबल करने का, बैलेंस करने का, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों ने देखनी है डेफिनेशन होम्योस्टेसिस की कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। हमने इसकी एग्जांपल पढ़ ली, हमने इसकी और मैकेनिज्म्स पढ़ लिए जिसके अंदर हम लोगों ने ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को देखा। अब देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वही बात कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, तो उसका अब उन चेंजेस का नुकसान हमारी बॉडी में हो सकता है अगर हम अपनी बॉडी को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज ना करें तो, ठीक है। इस वजह से हमें अपने इंटरनल इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन करनी होती है ताकि अपनी हमारी जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो स्टेबल हो सके अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन रिमेन्स अबाउट 37 डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। अब बेटा देखें कि बाहर का अगर टेम्परेचर चेंज हो भी रहा है ना तो ह्यूमंस अपना बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रखते हैं उसके अकॉर्डिंग, और वो ह्यूमंस का टेम्परेचर कितना होता है 37, ठीक है। सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम ठीक है 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बहुत ज़्यादा खुराक भी खा लें लेकिन हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, क्योंकि और यही तो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है। होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी का जो सारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आज का यही था लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस को देखा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।